इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज बात करूंगा 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट से और उनके अभिभावक से, क्योंकि स्टूडेंट अभी तक आपने स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं पास कर गए आपको पता भी नहीं चला। लेकिन अब आपके बेहतर भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस सब्जेक्ट से आगे की पढ़ाई करें। सब्जेक्ट सिलेक्शन करना यह एक वह चौराहे की जैसा होता है जहां से आपको आगे की भविष्य में मदद मिलता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करेंगे ऑरेंज लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स के के सिंह सर और बायोलॉजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एम के झा सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम 10 के बाद क्या करें। नमस्कार सर, एक बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे यह जानना चाहता हूं कि 10वीं पास करने के बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। हिमांशु जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये जो टाइम होता है, जो जैसे भी आपने देखा 10th का रिजल्ट आया है, 21 लाख के आसपास बच्चे अपियर हुए हैं। तो अब यहाँ पे 10th के बाद बच्चों के पास एक कैरियर सिलेक्ट करने का मौका होता है और वहाँ पे उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये सबसे क्रूशियल टाइम है जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे कैरियर में जाएं, इसके लिए वो बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज करते हैं। उनके लिए उनका पड़ोसी एक पैरामीटर हो सकता है, उनके लिए एक जो है उनके पेरेंट्स की चाहत जो होती है, जो उन्होंने अपने लाइफ में नहीं पाया, या वो पड़ोसियों को देख के, अपने मित्रों को देख के जो वो एक डिजायर रखते हैं, वो उसका एक पैरामीटर लोग रखते हैं। दूसरा हुआ कि भाई बच्चों के अपने भी पीयर ग्रुप है, वहाँ डिस्कशन करता है, उससे कुछ होता है। और एक होता है कि जो एक्चुअल में एक्सपर्ट हैं, जो बच्चों को जान करके, बच्चों के कैलिबर को समझ करके उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ आप अच्छा करेंगे। तो कई सारे पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से बच्चे जो है ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट में जो देखा गया है, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपर्ट के पास रियली पहुंच पाते हैं। मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। आप कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट और अभिभावक एक साथ बैठकर काउंसलिंग करें, किसी शिक्षाविद व्यक्ति से हेल्प लें, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका ड्रीम क्या है। ड्रीम क्या होता है, आजकल के बच्चों का नेट इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देख के ड्रीम ऐसे रखते हैं जिनका कोई सिर पैर या जिनके उनके इंटरेस्ट से भी कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली उनको यही नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट क्या और वो क्या बनना चाहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एलन मस्क का नाम आजकल बहुत पॉपुलर है, तो लोग, हर कोई बच्चा एलन मस्क बनना चाहता है। अब एलन मस्क ऐसे तो नहीं बना जा सकता है ना, हर के पास वो सिचुएशंस नहीं है, हर के पास वो सारी जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थी, वो सारी नहीं है। तो आपको वो चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेंगी, अपने सराउंडिंग के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं, आप किस तरीके का आपका सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, आप एक्चुअल में लाइफ में क्या करना चाहिए। झा सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि काउंसलिंग कराने से पहले कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखना चाहिए। काउंसलिंग का भी अपना पैरामीटर है। अब मान लीजिए आप कॉमर्स लेना ही नहीं चाहते, आप सीए के पास जाकर काउंसलिंग करवाइएगा। आपको आर्ट्स लेना ही नहीं है और आप किसी आईएएस के पास जाकर काउंसलिंग कराइएगा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किससे काउंसलिंग करा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो बेसिकली बच्चे करते क्या है, पड़ोसी क्या लिया वही सबसे बड़ा पैरामीटर हो जाता है। मेरे भैया के दोस्त लिए हैं वही हम ले लेंगे, वही पैरामीटर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़ इस मार्केट में जो कन्फ्यूज़न फैलाता है, वो पास आउट बच्चों में वो पास आउट बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर फेलियर होते हैं अपने लाइफ में। वो दिशा और दशा जो तय करने लगते हैं, अच्छे बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहला चीज़, अच्छे शिक्षाविद से प्रॉपर पहले तो वो ठान लें वो लेना क्या है। यदि नहीं ठान पा रहे हैं तो अपने पीयर, अपने नज़दीकी जो वाकई में सक्सेस है अपने लाइफ से, उन्हीं से बात करें। नहीं यदि है तो अगल बगल अच्छे शिक्षाविद की मौजूदगी है, सब जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ है वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सब जगह है, जहाँ पर भी हो बैठे, चाहे वो आर्ट्स ले, चाहे वो साइंस ले, चाहे वो कॉमर्स ले, लेना तीनों सब्जेक्ट अपनी जगह अच्छे हैं। सर, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि स्टूडेंट साइंस लेके पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन मैथ में अच्छे अंक नहीं आने की वजह से वो बायो ले लेते हैं। क्या इस तरीके के सब्जेक्ट सिलेक्शन करना ठीक होता है? देखिए, ठीक तो नहीं, हम तो कहेंगे ये ठीक नहीं है। नहीं है।
बिल्कुल ठीक नहीं है। बट मान लीजिए जब हमको बायो मिल ही गया है, हमको पढ़ना ही है, तो उसको यदि रिकंसिडर करके बच्चा यदि फिर से स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है झा सर, बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं? देखिए ये सबसे मतलब जिसको हम लोग कहें ना सबसे बड़ा प्रश्न है आज के डेट में, क्योंकि मैथ्स लेना मतलब पहले से वेल डिसाइडेड रहता है दिमाग में कि इंजीनियरिंग ही करेगा मेरा बेटा। बायो लिया वेल डिसाइडेड रहता है कि डॉक्टर ही बनेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है आज के डेट में। वही केवल करियर ऑप्शन नहीं है, लगभग 64 ऑप्शंस ऐसे बायो में हैं अच्छा। जिसको बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल जो गार्जियंस नॉर्मल जो सिनारियो में देख रहे हैं, अभी मान लीजिए MBBS ना हुआ तो वो बहुत सारे क्षेत्र में जैसे फार्मेसी, यदि डॉक्टर का ब्रेन चलता है तो फार्मेसी की कलम चलती है। विदाउट एनी फार्मेसी कोई दवा बनने वाली नहीं, तो फार्मेसी को आप पैरेलल तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, फार्मेसी के अलावा भी हम छोटे छोटे पोस्ट में भी यदि जाएं, छोटे छोटे पोस्ट में यदि बात करें, ऑप्थेल्मोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इवन छोड़ दीजिए यदि बच्चा ठीक से नीट करके मान लीजिए नहीं इधर कर पाया तो छोटे छोटे पोस्ट जो मलेरिया डिपार्टमेंट के निकलते हैं, फाइलेरिया डिपार्टमेंट के निकलते हैं, सारे पोस्ट बायो के ही होते हैं। यहाँ तक कि बच्चा यदि नीट ऑप्ट करने के बाद कम से कम रैंक लाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, तो लगभग यदि नंबर दे तो 64 डिपार्टमेंट ऑप्ट कर सकते। बात करने से एक बात तो समझ में आ गया कि इस समय स्टूडेंट और अभिभावक होमवर्क जरूर करना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क प्रॉपर रहेगा तो बच्चे वेल डिसाइडेड रहेंगे, उनका गोल एकदम सटीक रहेगा। देखिए हिमांशु जी, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चे को पेरेंट्स ना काफ़ी हद तक जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जानने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करे, जबकि उनको पता है कि शायद मेरा बच्चा अभी तक जो 10th क्लास तक है वो उतनी रिगरस पढ़ाई नहीं किया है। उसको हम मोटिवेट करते हैं पढ़ने के, तब भी वो उतना टाइम पढ़ने पे नहीं देता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स अभी अच्छे नहीं आए हैं, या वो अपने बच्चे को बेटर जानते हैं। बट क्या होता है ना कि वो अपने ड्रीम को लेकर के इतने पजेसिव होते हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि नहीं ये यही ही करना ही चाहिए। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे उनको चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप बच्चे के ऊपर थोप दें और वो प्रेशर फील करें। वहाँ पे आप बच्चे से एक बार बात करिए, खुल के बात करिए बच्चे से कि देखो बेटा, अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। और ऐसा नहीं कि साइंस में जैसे मान लीजिए अगर उसको मैथ वीक है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद मैथ में इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कभी उस पर भी चर्चा होगी तो बात करेंगे कि बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट क्यों लूज होता है। तो अगर आप उसको मैथ में इंटरेस्ट लूज कर गया बच्चा, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि साइंस पढ़े, तो आप बच्चे को थोपिए नहीं, आप उसको एक काउंसलिंग दीजिए कि अगर आप बिना मैथ के भी साइंस में जाना चाहते हैं तो क्या स्ट्रीम है और उसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, उसमें तुम क्या बनना चाहते हो, क्या उसको तुमको लगता है इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो तुम बनना चाहोगे। तो अगर वो उसको सारे ऑप्शन देंगे और उसको बताएंगे कि उतना टफ नहीं जितना तुम समझ रहे हो, तो आप देखेंगे कि बच्चे ना बहुत हंसी खुशी से साइंस को अडॉप्ट करेंगे, साइंस में जाएंगे और उसके जो कैरियर ऑब्जेक्टिव जो बनना चाहता है वो उसके मन में क्लियर रहेगा, तो वो थोड़े मन लगा के पढ़ाई भी करेगा। सर कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट का ड्रीम होता है साइंस पढ़ने का, किसी कारणवश अंक नहीं आने की वजह से उसे साइंस नहीं मिलता, इस समय स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जी ठीक क्वेश्चन आपने दिया है कि एक तो हो गया कि बच्चा करना क्या चाहता है, और दूसरा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि बच्चे ने 10th में मार्क्स क्या लिया है। बहुत सारे स्कूलों ने क्राइटेरिया बना रखा है कि इतने % से नीचे आया तो हम तुमको नहीं देंगे। उन्होंने उस बच्चे को 10 साल तक अपने यहाँ क्लास 10 तक पढ़ाया है और उसके नंबर कम आए, फिर बोला आपको हम ये नहीं देंगे क्योंकि आप 2% 3% नीचे आते हैं, है ना। तो ये इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ क्या है कि अगर बच्चे ने डिसाइड किया कि हमको ये करना है, हमको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, और वो स्कूल उसको डिनाई करता है कि हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपने नंबर गेम में 2% आप पीछे रह गए, तो ये नंबर्स हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल ये आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप स्कूल बदलिए। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो आपके अपने पर्टिकुलर जो आपने सेलेक्ट किया कैरियर के लिए, उसमें आपको वो मैंने एडमिशन देंगे, दाखिला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके बावजूद भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको कैरियर में रियली क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग आपका बहुत ही वेलकम करें। जिस भी पेरेंट्स को आना हो, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आज है आप बाद में आए, जब अभी कभी आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं
ये एडमिशन का दौर है, हम लोग बच्चों के लिए ही बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं को ऑरेंज में आए और हमसे मिले। जरूरी है कि आप ऑरेंज में आए तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करेंगे। आप आइए, आपके करियर की जो सूटेबल चॉइस होगी वो आपको हम लोग सुझाते हैं। जहाँ सर एक बात मुझे बताइए कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में कोई वीक स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई की जुनून लेकर पढ़ाई किया है? सही कहा आपने हिमांशु जी। हम लोग नॉर्मली यदि कहें ना तो ये तो आपका एकदम यक्ष प्रश्न जैसा प्रश्न है। आज वो एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। थोड़ी देर बाद मैं अभी उनके पेरेंट आए हुए हैं, मैं अभी मिलाऊंगा अभी आपको। पेरेंट भी बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी बैठा हुआ है जो पिछले साल हम बेसिकली पास आउट की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं 11-12 की बात करता हूँ। 174 मार्क्स ओनली बच्चा लाया हुआ था नीट में। अभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, गदगद हैं। जाइए चलिए दिखिएगा, मिठाई खिला रहे हैं सबको। 650 अबव मार्क्स वो बच्चा लेके आ रहा है नीट में। अब क्या कहें, जिस बच्चे का गोल डिसाइडेड है वो तो करेगा। दूसरी चीज़, हम लोग एक चीज़ तो जरूर करवाते हैं कि बच्चों को डे 1 से जीना सिखाते हैं कि बच्चा कैसे जिया जाए अपने गोल के साथ, और जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव करता चला जाता है। और आज बहुत दूर नहीं, अभी तो आप बैठे हैं, पेरेंट्स भी आया हुआ है, मिलिए और आप भी उनसे लड्डू खाइए। देखिए हिमांशु जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा जिसको आप बोल रहे हैं कमज़ोर है, एक्चुअल में कमज़ोर नहीं है। क्या हुआ कि आपने शुरू के टाइम में बच्चे के ऊपर उतना ध्यान दिया नहीं, सच्चाई है। डाउट्स को क्लियर किया नहीं, वो पाइल्ड अप होता गया। बच्चा शर्मिला था, नहीं पूछ पाया, आप अपने काम में इतने बिजी थे, आप नहीं ध्यान दे पाए, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। फिर वो अध्ययन से धीरे धीरे पढ़ाइयों से थोड़ा दूर हो जाता है। जिस दिन उसके डाउट क्लियर होने लग गए, जिस दिन बच्चे को चीज़ें निकलने लगी, आप ऐसे समझिए अगर कोई चीज़ उसको निकलने लगती है ना, तो आप बोलेंगे कि बेटा थोड़ा रुक जाओ, ये करके फिर कर लेना। वो कहते नहीं पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर बाद में वो कर लूँगा। तो ये जेस्टर बच्चे के अंदर डालना बेसिकली वो करना चाहिए। कहना चाहे तो बेसिकली सबसे बच्चे में जो फोकस होता है ना, फोकस्ड पेरेंट नहीं होते, केवल रिजल्ट और मार्क्स को लेके ही वो पॉजिटिव होते हैं। हम कह रहे हैं रिजल्ट और मार्क्स के अलावे भी आपका काम है, क्योंकि जब तक उस बच्चे के प्रैक्टिसिंग पर, उस बच्चे के फोकस पर पेरेंट्स का ध्यान नहीं होगा, प्रॉपर टीचर का ध्यान नहीं होगा। मान लीजिए हम किसी इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, तो हम अपने स्तर पर यदि बात को कहें कि हमको यदि उस पर प्रॉपर प्रैक्टिसिंग ना दे तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ें से डिटोरिएट करता चला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपके कई अहम सवाल की जानकारियां आपको मिल गई होगी। हमारे कार्यक्रम 10 के बाद क्या करें, अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।